पहाड़ी क्षेत्रों में गहरी और ऊंची ऊंची चोटियों में भयानक रहस्य दफन है, जो देखने में इतने सुंदर और आकर्षित लगते हैं, जिन्हें समझना हम लोगों की सोच से बिल्कुल परे है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही पहाड़ी चोटियों की है, जहां लोग रोमांच की तलाश में चले गए, लेकिन कभी वापस नहीं आ पाए। लेकिन मौत को मात देकर कुछ लोग वापस आ गए। वह आज भी वहां घटी घटनाओं को सोचकर कांप जाते हैं। आप भी आज की कहानी सुनने के बाद पहाड़ों पर जाने से पहले 10वीं बार सोचेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। धुंधले और रहस्यमयी पहाड़ों के बीचों बीच एक कैंपिंग साइट, जिसे सबसे बहादुर लोगों के अलावा बाकी सभी ने बहुत समय से भुला दिया था। मान्यताओं के अनुसार वहां भयानक आवाजों और भूत प्रेतों के होने की बातें काफी प्रसिद्ध थीं। माना जाता है कि कई सालों से वहां गए लोग आज भी वहीं दफन हैं, जिन्हें कभी नहीं लाया जा सका। और वहां से लौटे हुए कई लोगों ने बताया कि वहां मर चुके लोग आज भी वहां देखे जाते हैं और जीवित लोगों को भ्रमित बनाकर मार डालते हैं। 3 दोस्त आदित्य, आयुष और माधव ने इन सभी कहानियों को झूठा मानकर उस भयानक इलाके में जाने का साहस किया। वह पहाड़ों की तलहटी में एक छोटे से शहर में तीनों दोस्तों एक साथ बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती अनगिनत रोमांच से बनी थी। उन्होंने कई लोगों से इन प्रेत पहाड़ों की कहानियां सुनी थीं और अपने आसपास के रहस्यों से वे तीनों बहुत चकित थे। अब वे इन पहाड़ों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए अधिक उत्सुक हो गए। तीनों ने अपने साहस का परीक्षण करने के लिए उन पहाड़ों पर कैंपिंग करने की योजना बनाने में कई महीनों बिताए। आखिर वह दिन आया जब अगले दिन उन तीनों को अपनी यात्रा पर निकलना था। अगले दिन अंधेरे को चीरते हुए सुबह की पहली किरण फूटी। वो तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े, उत्साह और आशा से भरे हुए। अब उनकी यात्रा खतरनाक घाटियों और घने जंगलों से होकर लगभग 6 दिनों में पूरी होनी थी। वह उन्हें उन्हीं भयानक पहाड़ों तक ले जाता सफर काफी लंबा और थका देने वाला था। लेकिन घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे अपने पहले सिवर स्थल पर पहुंच गए, जहां खस्ता हाल तंबुओं के अवशेष कई लोगों की कहानी कह रहे थे जो उन तीनों से पहले यहां आए थे। यहां की ऐसी स्थिति देखते हुए उन तीनों की यादें उन लोगों की कहानियों से घूमने लगी जो कभी इन्हीं स्थानों पर आराम की तलाश में थे, जो धीरे धीरे रात में हर ओर से भारी पर्दे की तरह गिरने लगी। उस पहाड़ी क्षेत्र में एक अजीब सी शांतता छा गई थी। तीनों ने अपने अपने टेंट लगाए और टेंट के ठीक सामने आग जलाकर अगले दिन की यात्रा की बातें करते रहे। और उन तीनों की हंसी पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस रहस्यमय जंगल में कोई छिपा हुआ उन्हें ही देख रहा था। यह यात्रा उन्हें एक भयानक स्थान पर ले गई, जहां की वास्तविकता बहुत ही दर्दनाक घटनाओं से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उन तीनों के सामने अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा पेड़ों को इस तरह हिलाने लगी मानो पूरी प्रकृति उन तीनों को कोई खतरा की चेतावनी दे रही थी। अब उन तीनों की हंसी फीकी पड़ गई थी और जंगल में एक अजीब सा कोहरा छाने लगा। अब वो तीनों इस जंगल में हो रही घटनाओं पर सोच रहे थे। जब आदित्य ने कहा कि मौसम खराब हो जाएगा और बारिश होने लगेगी तो चलो सो जाते हैं, आदित्य ने कहा कि बाद में ऐसा ना हो कि आग भी बुझ जाए और हम सर्दी से ठिठुर जाएं। इसलिए आयुष और माधव उठे और अपने टेंट में चले गए। उन तीनों को अभी सोए हुए लगभग 2 घंटे ही हुआ था और आदित्य भी गहरी नींद में सो गया था। लेकिन आयुष की आंख अभी खुलने वाली थी कि टेंट से किसी के कदमों की आवाज आती है। शायद माधव या आदित्य बाहर निकले होंगे। ये सोचकर आयुष दूसरी ओर पलट गया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। तभी कदमों की आवाज टेंट के चारों ओर घूमने लगी। आंखें खोलकर पूरी तरह से उठने से पहले ही आग की रोशनी से टेंट पर पड़ती परछाइयों को देखकर आयुष के हाथ पैर कांप गए, क्योंकि टेंट के चारों ओर
एक से अधिक परछाइयां थीं। डरते हुए आयुष ने कहा कि बाहर कौन है। आयुष को बस इतना कहना था कि उसने देखा कि परछाइयां तुरंत गायब हो गईं। ये सब देखकर आयुष इतना डर गया कि अपने टेंट की चैन खोलकर सीधा माधव और आदित्य के टेंट की ओर भागा। आयुष ने उन दोनों को जगाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने कहा कि क्या हो गया, अब तो सवेरा भी नहीं हुआ। यह सुनते ही आयुष ने अभी अभी हुई घटना दोनों को बताई। माधव ने कहा कि आयुष जंगल में है, जहां जंगली जानवर घूमते हैं, तो इतना भी क्यों डरना चाहिए। आदित्य ने भी समझाया कि गौरव, आग की लपटें हवा से हिलती हैं, तो ऐसी ही परछाइयां दिखती हैं। माधव और आदित्य ने आयुष को हौसला देते हुए कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके मन में भी संदेह और भय पैदा होने लगा। वे हर जगह टॉर्च लगाकर देखते थे, लेकिन पूरे जंगल में कोई नहीं दिखाई देता था। भयभीत होकर तीनों एक बार फिर सोने चले गए। इस बार माधव और आदित्य भी आयुष के टेंट में ही सो गए। तीनों ने काफी देर तक बाहर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ तेज हवाओं और पेड़ की डालियों से छटकती हुई आवाजें बाहर से आती थीं। वे सो गए और लगभग आधी रात हो गई थी। बाहर से हंसने और बोलने की आवाज से आदित्य की नींद खुली। वह उठकर चारों ओर देखा तो माधव और आयुष, जो उसके साथ सोए थे, अब नहीं थे। आदित्य ने टेंट की चैन खोलकर बाहर झांक कर देखा तो माधव और आयुष आग के पास बैठे अपनी बातों में मग्न थे। आदित्य उठकर कहा, अब सालों से कोई डर नहीं लगता, तुम दोनों को सुबह होने देते। आदित्य यह कहते हुए टेंट से बाहर खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था, लेकिन माधव और आयुष अभी भी अपनी बातों में लगे हुए थे, मानो उन्होंने आदित्य की आवाज ही सुनाई ही ना दी हो। आदित्य ने कहा कि मैं अभी कुछ कह रहा हूं। माधव और आयुष ने चले हुए चेहरे और खून से लथपथ चेहरे के साथ आदित्य की तरफ पीछे मुड़कर कहा, हाँ बोल, क्यों परेशान कर रहा है। ये देखते ही आदित्य ने डर से अपने सपने से जागा उठकर चीखना शुरू कर दिया। आयुष और माधव उसके साथ थे तो माधव ने कहा, अरे यार क्या हुआ, तुम दोनों को परछाइयां डरा रही थी। तब तीनों ने बाहर निकलकर देखा कि सुबह हो चुकी थी। तीनों ने अपना सामान समेटा और अपने सफर के लिए आगे की तरफ निकल पड़े। शाम ढलते ढलते ही वह तीनों पहाड़ की आखिरी ऊंची तलहटी पर अपने दूसरे कैंप साइट पर पहुंच गए। ठंड से बचने के लिए तीनों ने एक बार फिर अपने टेंट लगाए और टेंट के ठीक सामने ही आग जलाकर बैठ गए। जहां वे अब भी पहुंचे थे, उन तीनों ने डरावनी और भयानक घटनाओं के शुरू होने की कहानियां पहले ही इस जगह से सुन ली थी। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी और तीनों दोस्त खाना खाने और बातें करने के बाद टेंट की तरफ जाने लगे। तभी उन तीनों ने जंगल से थोड़ी दूर एक रोशनी देखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर तीनों डर गए। फिर एक रोशनी उनके पास आई और एक व्यक्ति हाथ में टॉर्च लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। वह थोड़ा और करीब आकर कहा, हेलो, मैं दीपक हूं। लंबे समय से अकेले कैंपिंग कर रहा हूं। पास में आग की रोशनी देखकर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मिल जाए। यह सुनते ही उन तीनों का डर दूर हो गया और वे फिर से आग के पास बैठे अपना परिचय देने लगे। माधव ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप पहले भी आए होंगे, तो इस इलाके के बारे में कुछ बताइए। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि इन पहाड़ियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई साल पहले भी यहां आया था, तब भी ऐसा कुछ नहीं दिखा था। तब हमें आधे में जाना पड़ा, लेकिन इस बार मैं पहाड़ी के उस ऊपरी तलहटी तक पहुंचूंगा। ये सुनते ही आयुष को पूछना पड़ा कि कहानियां बता दीजिए, भले ही वे सच्चे हों या झूठे, क्योंकि इन पहाड़ियों में ऐसा क्या है। उस व्यक्ति ने जो कुछ भी बताया वह तीनों ने आज तक कहीं नहीं सुना था। कहते हैं कि इन पहाड़ों पर रातों में एक दानव घूमता है जो लोगों को खा जाता है, और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कई लोग मर गए और आज भी लोगों को अपने रास्ते से भटकाकर उन काली खाइयों की तरफ ले जाता है, जहां से बचकर निकलना मुश्किल है और अक्सर लोग उनमें गिरकर मर जाते हैं। तीनों लोग उस व्यक्ति की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी आदित्य ने हल्के स्वर में पूछा, हमने भी सुना है, लेकिन यह दानव की बात कहां से आई। उसने फिर बताया कि कुछ सालों पहले कुछ लोग कैंपिंग पर आए थे और रास्ता भटक गए थे। वे रास्ता खोजते हुए उन पहाड़ियों के ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा था, और वहां उनके सामने छुपी हुई घाटियां, उजागर हो गई पहाड़ मानो जीवित हो उठे थे।
जैसे जैसे वह पहाड़ के बीचों बीच गहराई में उतरे, अजीब घटनाएं सामने आने लगी थीं। भयानक परछाइयां मानो उनके कदमों के साथ साथ चल रही थीं। फिर भी रास्ते की खोज में वो लोग आगे बढ़ते रहे और अंत में सुनसान इलाके में एक छिपी हुई गुफा पर नजर पड़ी, जहां सभी ने उत्सुकता से गहरे अंधेरे में कदम रखा और उनकी टॉर्च की रोशनी गुफा के काले अंधेरे को भेद रही थी। आगे बढ़ते हुए वे हर तरफ देख रहे थे। गुफा की दीवारों पर अजीब और काफी पुराने निशान बने हुए थे। जैसे जैसे लोग गुफा के अंदर बढ़ते गए, हवा का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन प्रतीक चट्टानों में सटीकता से उके गए हों, मानो इस गुफा की गहराई में कोई अद्भुत शक्ति छिपी हो। जब वे गुफा की ओर बढ़ाते, गुफा में एक भयानक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। डर से सभी लोगों के हाथ पैर कांप गए। अब उनकी टॉर्च की लाइट अपने आप जलने लगी और बुझने लगी। उन्होंने जो भी देखा वह देखकर उन सभी की रूह तक कांप उठी, क्योंकि उनके ठीक सामने एक बड़ा दानव खड़ा था। उस दिन उनमें से एक ने भागकर अपनी जान बचाई। उसने जो कहा उसे किसी को विश्वास नहीं था, और आज भी यह दानव की कहानी एक रहस्यपूर्ण है। इस पहाड़ियों में क्या छिपा है, कोई नहीं जानता। दीपक ने सारी बातें बताने के बाद अपने कैंप स्थल की ओर चला गया और आदित्य, माधव और आयुष सोने चले गए। अगले दिन उन चारों को उस पहाड़ी के आखिरी छोर तक एक साथ चढ़ना था। अगली सुबह आदित्य, माधव, आयुष और दीपक अपने यात्रा पर निकल गए। दीपक सबसे आगे चल रहा था। हर जगह की पूरी जानकारी उन तीनों को बता रहा था। जहां लोग मर गए या घायल दोस्तों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया गया था। बड़ी अजीब बात थी कि राघव लोगों के मरने की बातें बता रहा था। आदित्य, माधव और को भी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत से लोग उनके पीछे चल रहे हैं। उन्हें काफी आगे जाने के बाद अब रस्सी के सहारे बिल्कुल खड़े पहाड़ पर चढ़ना था। पर रस्सी को बांधने के लिए पहले किसी को बिना किसी सहारे के पहाड़ की सबसे ऊंची तलहटी पर जाना था। सबकी तरफ देखते हुए दीपक ने सबसे पहले ऊपर जाने का निर्णय लिया और धीरे धीरे दीपक काफी ऊपर पहुंचकर उनकी आंखों से ओझल हो गया। काफी इंतजार करने के बाद भी दीपक की कोई आवाज नहीं आई। फिर थोड़ा इंतजार करके तीनों ने दीपक को आवाज दी, लेकिन उनकी आवाजें भी पहाड़ों में गूंजकर वापस आ जाती थी। अभी वो तीनों कुछ और सोच पाते कि तुरंत उसी पहाड़ से एक रस्सी गिरी, जिसे देखकर तीनों ने समझा कि दीपक सुरक्षित ऊपर पहुंच चुका है। वे तीनों ने खुद को चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार किया, और जैसे जैसे वे तीनों ऊंचाई पर पहुंच गए, उसी पहाड़ी पर पैर रखने तक जगह नहीं बची थी। तीनों ने इतना ऊपर चढ़ गए कि नीचे देखने पर काली खाइयों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। थोड़ी देर में तीनों आखिरकार उस चट्टान के बीचों बीच पहुंचे, जहां दीपक ने उस रस्सी को बांधा था। आदित्य, माधव और आयुष ने वहां पहुंचकर देखा तो बहुत हैरान थे। वह चारों ओर देखते हुए सोच रहे थे कि आखिर दीपक कैसे पहुंचा, क्योंकि यह स्थान पहाड़ों की एक चट्टान पर था, जहां से न तो ऊपर जाया जा सकता था और न नीचे। तो जब वे एक छोटे आकार की चट्टानों में बनी गुफा पर पहुंचे, तो तीनों ने थककर वहां रुककर दीपक का इंतजार करने की सोची। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी दीपक ने रस्सी नहीं फेंकी और कोई आवाज नहीं आई। चट्टानों के बीचों बीच छोटी गुफा में बैठे हुए तीनों ने एक कोने की ओर देखा, और जो भय अभी तक उनमें कम हो रहा था, उसे देखकर फिर से डर से कांप उठे। कारण यह था कि उसी जगह एक कोने में एक आदमी का कंकाल पड़ा था, जो उसी तरह यहां आया था। उस कंकाल को देखकर ऐसा लगता था मानो वह बैठे बैठे ही मर गया हो। माधव सरकता हुआ कंकाल की ओर गया और देखा कि उसमें एक बैग भी पड़ा था। माधव ने कहा कि आखिर यह कौन था, शायद उसके बैग से पता चल जाएगा। उन्होंने बैग उठाया और उसे खोलकर देखने लगा, जिसमें कई मैप थे जो समय के साथ फोड़ चुके थे। उसके बाद माधव ने आदित्य और आयुष के पास पहुंचकर एक डायरी देखी, जिसमें लिखा था कि मेरा नाम दीपक है, आज मेरा पहला दिन है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दीपक का नाम पढ़ते ही उन तीनों की आंखें डर से बड़ी लगी। उनके मन में अब बहुत भयानक विचार आ रहे थे। माधव ने बिना कुछ सोचे डायरी का अंतिम पेज खोला, और जो कुछ उसमें लिखा था पढ़कर उन तीनों की रूह कांप गई, क्योंकि अंतिम पेज में कहा गया था कि हम 3 दोस्त इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच चुके हैं, और नीचे दिनांक 4 अगस्त 1996 लिखा है। अब वे तीनों कुछ और सोच पाते कि तभी बंधी हुई रस्सी खुली
और उनकी आंखों के सामने खुलकर नीचे गिर गई। यह डायरी उसी दीपक की थी जो उन्हें यहां तक लेकर आया था। डरे हुए आदित्य, माधव और आयुष उसी चट्टान से मदद की मांग करते रहे, लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो कोई उन पहाड़ों की तरफ जाता है वह वापस नहीं आता। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है पाली राजस्थान से मनीष गोस्वामी। अगला नाम है हैदराबाद से सुरेश। अगला नाम है उत्तर प्रदेश लखनऊ से अरविंद कुमार सिंह। अगला नाम है शिलांग से सुषमा थापा। अगला नाम है धालीवाल अमृतसर पंजाब से संदीप सिंह। अगला नाम है मलेशिया से जेवी। अगला नाम है गणेश महाराष्ट्र से पैठन। अगला नाम है नेपाल से संजोक लामा। अगला नाम है असम गुवाहाटी से अनामिका गोस्वामी। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है बरगढ़ से उदय प्रधान। अगला नाम है असम से उद्धव। अगला नाम है एमपी से आर्यन। अगला नाम है जयनगर से देव कुमार। अगला नाम है कानपुर से शुभम। अगला नाम है लखीमपुर यूपी से विकास मिश्रा। अगला नाम है मणिपुर से समझला मरम। अगला नाम है कराची पाकिस्तान से आयशा सुमरो। अगला नाम है रायबरेली से देशराज। अगला नाम है बिहार से सौरभ कुमार। अगला नाम है अजीतपुर से विकास। अगला नाम है रांची से शिल पंकज। अगला नाम है पुणे महाराष्ट्र से प्रीतम परदेशी और आशा परदेशी। अगला नाम है मुंबई से प्रताप। अगला नाम है जयपुर राजस्थान शास्त्री नगर से मोहम्मद। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।